आप देख रहे हैं यूपी सुबह सवेरे और मैं हूं आपके साथ अमृता चौहान। खबर नरेंद्र गिरी मामले से जुड़ी हुई। नरेंद्र गिरी मामले में आज तक की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्र सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश को मंजूरी दे दी है। आज सीबीआई प्रारंभिक जांच का केस दर्ज कर सकती है। यूपी सरकार ने की थी मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश। कल ही सीबीआई की टीम प्रयागराज पहुंच गई थी। तो आपको बता दें, कल ही सरकार ने सिफारिश की थी और उसके बाद कल ही सीबीआई की टीम मौके पहुंच गई थी और माना जा रहा है कि आज सीबीआई मामला दर्ज कर सकती है। आलोक मालवीय ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो इससे पहले आपको हम बता दें कि नरेंद्र गिरी मामले में आज सीबीआई मामला दर्ज कर सकती है। आपको बता दें, दरअसल नरेंद्र गिरी के संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई थी। यह कहा जा रहा था कि उन्होंने खुदकुशी की है, लेकिन जो सामने हालात बने उससे यह लग रहा था कि उन्होंने खुदकुशी नहीं की है। तो लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि हो सकता है कि उनकी हत्या की गई और इसी हत्या की आशंका को लेकर अब सीबीआई हरकत में है। सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करेगी और जैसा कि मैंने आपको बताया, आलोक मालवीय हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। आलोक, आज सीबीआई इस पूरे मामले में केस दर्ज कर सकती है। क्या कुछ आज खास होने जा रहा है इस पूरे मामले में? देखिए, सीबीआई के प्रयागराज पहुंचने के साथ ही साधु संतों ने जांच का स्वागत किया है। अखाड़ा परिषद के महामंत्री हरि गिरी जी महाराज ने साफ तौर से कहा है कि योगी आदित्यनाथ ने काफी अच्छा काम किया है। इससे पहले जितनी भी घटनाएं होती रही हैं उसकी यूपी पुलिस पहले जांच करती थी, उसके बाद काफी समय बीत जाता था, साल भर 6 महीने, उसके बाद सीबीआई की संस्तुति की जाती थी। लेकिन इस घटना की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई की संस्तुति तुरंत की गई और सीबीआई जांच का आदेश हो गया है। इन साधु संतों ने सभी ने इसका स्वागत किया है। इसके साथ ही स्थानीय लोग भी खुश हैं कि जल्द से जल्द महंत के हत्यारे को सजा मिलेगी और वह पकड़ा जाएगा। अब साफ तौर पर सब कह रहे हैं कि महंत की हत्या हुई है। ये गौर करने वाली बात होगी कि जब से वीडियो आया है तब से वीडियो को देखकर ये बातें साफ हो गई है कि महंत की हत्या की गई थी। तो महंत का हत्यारा कौन है, महंत का गुनहगार कौन है, ये न्यूज़ वन इंडिया भी पूछता है। इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए और सीबीआई अब जांच कर रही है तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसके साथ ही सीबीआई ने कल पुलिस के आला अधिकारियों के साथ बैठकें की है। कई दौर की बैठकों के चलने के बाद अब सीबीआई अपने क्वेश्चन तैयार कर चुकी है। हो सकता है वो आज से एफआईआर दर्ज करने के साथ ही पूरी कार्रवाई पर अमली जामा पहनाना शुरू कर दे और जल्द से जल्द महंत के हत्यारे सलाखों के पीछे हों। आलोक, क्या सीबीआई आज किन किन लोगों से पूछताछ कर सकती है? क्या कोई लिस्ट बनाई गई है? हालांकि पहले ही आनंद गिरी पुलिस की हिरासत में है, 2 और लोग भी हिरासत में हैं। उसके अलावा मठ के वो कौन कौन से लोग हैं जिनसे सीबीआई एक एक करके पूछताछ कर सकती है? देखिए, जो महंत का लेटर आया था उस लेटर में सीधे तौर पर बलबीर गिरी का कई जगह पर नाम आया था। तो संदिग्ध बलबीर गिरी भी हो रहा है। तो हो सकता है सीबीआई सबसे पहले बलबीर गिरी से पूछताछ करे। इसके अलावा जो हैंड राइटिंग की बात है, उस हैंड राइटिंग को कई उनके शिष्यों को लिखवा कर उसे मिलाए जाने की उम्मीद है कि यह किसकी राइटिंग हो सकती है। क्योंकि महंत लिखा पढ़ी करते नहीं थे, सिर्फ साइन करते थे, इसलिए महंत की जो लिखाई है उससे मिलाया जाएगा कि किस इन्होंने शिष्य की यह लिखावट है, वो सबसे बड़ी अहम कड़ी होगी जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है। जी आलोक, हमारे साथ इस वक्त नीलेश भी जुड़ गए हैं लखनऊ से। नीलेश, लगातार एक के बाद एक चीजें खुलती जा रही हैं। अब प्रॉपर्टी जो है वो विवाद भी सामने आ गया है फोन कॉल की डिटेल से। आगे क्या लगता है और क्या कुछ खुलासा हो सकता है? क्योंकि लगता है कि बहुत सारे लोग इसकी जद में आने वाले हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से सीबीआई को पूरे केस को हैंडओवर किया गया है, सीबीआई ने पहली बार 10 सवाल पुलिस कर्मियों से पूछे हैं। जो स्थानीय पुलिस, उनसे सीबीआई की तरफ से 10 सवालों की एक लिस्ट पूछी गई है, जिसमें साफ तौर पे सीबीआई ने ये कहा है कि अगर दरवाजा तोड़ा गया था तो जो एफआईआर कराई गई उसमें एफआईआर में ये जिक्र क्यों नहीं किया गया कि दरवाजा तोड़कर महंत के शव को नीचे उतारा गया। दूसरा सवाल पूछा गया कि जब सूचना मिली कि महंत जी फोन नहीं उठा रहे हैं, नरेंद्र जी फोन नहीं उठा रहे हैं, तो ऐसे में पहले सूचना पुलिस को देनी थी, उससे पहले ही दरवाजा तोड़ा गया। तीसरा सवाल उन्होंने पूछा कि जो
ये जो सुसाइड नोट बरामद हुआ है, 13 पन्नों का ये सुसाइड नोट है जिसमें तमाम लोगों का जिक्र है, उसमें से सिर्फ आनंद गिरी के खिलाफ ही FIR क्यों कराई गई। ऐसे करीब 10 सवाल सीबीआई ने स्थानीय पुलिस से पूछे हैं। तो फिलहाल ये कहा जा सकता है कि अगर हम 13 पन्ने के सुसाइड नोट को देखें तो जिसमें बलबीर गिरी का कई बार जिक्र है और बलबीर गिरी को कहीं ना कहीं वसीयतनामा के तौर पर उसमें दर्शाया गया है। तो सीबीआई के रडार पर बलबीर गिरी भी रहेंगे कि कैसे उनका इतनी बार जिक्र हुआ है और पुलिस ने उनको कैसे पीछे छोड़ दिया, क्यों उनसे पूछताछ नहीं की है। तो कहीं ना कहीं जब सीबीआई इस पूरे प्रकरण की जांच करेगी तो तमाम बड़े और अहम खुलासे होंगे, क्योंकि सीबीआई ने अपने एक और सवाल पुलिस से पूछा है जिसमें साफ तौर पे सीबीआई की तरफ से कहा गया है कि महंत के ऊपर इससे पहले तमाम बड़ी आरोप लगे, लेकिन उस समय महंत ने कभी सुसाइड करने की नहीं सोची। इस बार आखिर ऐसा क्या हुआ कि महंत ने सुसाइड किया। दूसरी बार महंत के पैरों में गठिया था, गठिया होने की स्थिति में वो स्टूल पर खड़े होकर और लंबे समय तक पंखे में रस्सी बांधकर लटकने के लिए वो तैयार नहीं थे, क्योंकि उनके पैर पूरी तरीके से कमजोर थे, इस वजह से वो लटक नहीं पा रहे। तो ऐसे तमाम सवालों की जो लड़ी है वो स्थानीय पुलिस से सीबीआई ने की है। अब देखने वाली बात होगी कि जब सीबीआई पूरे मामले की जांच करेगी तो क्या कुछ निकल कर आता है, क्योंकि लगातार साधु संतों की तरफ से भी यही कहा जा रहा था कि आपके पास हम लौट कर आएंगे। आलोक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी नजर बनाए रखिए और हम तक अपडेट पहुंचाते रहिए। बढ़ते हैं आगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर दौरा करने वाले हैं। अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ, सीएम योगी दिवंगत महंत के मूर्ति का अनावरण करेंगे। प्रतिमा का, अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण होने जा रहा है और यहाँ पर वो आज पहुंचने वाले हैं। तो सीएम योगी दिवंगत महंत अवैधनाथ को श्रद्धांजलि देंगे और कार्यक्रम की अध्यक्षता भी सीएम योगी करेंगे। और नीलेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। नीलेश, आज सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे गोरखपुर, यहाँ पर उनका खास कार्यक्रम भी होने वाला है। किस तरह की तैयारियां हैं इस कार्यक्रम की? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज गोरखपुर का दौरा है और गोरखपुर दौरे पर जब वो रहेंगे तो महंत अवैधनाथ, जो कि एक बहुत ही अच्छे महंत थे, उनकी प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गुरु भी हैं। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री जब गोरखपुर में रहेंगे तो अक्सर देखा जाता है कि मुख्यमंत्री का जब गोरखपुर दौरा होता है तो वहाँ पर वो जन समस्याओं को भी सुनते हैं, लोगों से भी मिलते हैं। उसके अलावा जो सरकार की योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, उनका शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम भी रहते हैं। ऐसे में आज जब मुख्यमंत्री गोरखपुर में रहेंगे तो सबसे पहला जो कार्यक्रम उनका है वो महंत अवैधनाथ की जो प्रतिमा बनाई गई है उसका अनावरण करना है। उस अवसर पर वो स्थानीय लोगों से भी मुलाकात करेंगे, जन समस्याओं को भी सुनेंगे। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि बाद एक लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में निरीक्षण और दौरों का दौर चल रहा है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री लगातार उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में खुद अपनी नजरें बनाए हुए हैं, खुद जनपदों का दौरा करते हैं, खुद जायजा लेते हैं, खुद अधिकारियों को फटकार लगाते हैं, खुद जरूरत पड़ने पर अधिकारियों को सस्पेंड तक करने के आदेश देते हैं। तो उसी के तहत ये कार्यक्रम देखा जाए तो कहीं ना कहीं गोरखपुर का कार्यक्रम काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि गोरखपुर मुख्यमंत्री का गृह जनपद भी है। ऐसे में कर्मस्थली भी उनकी वहीं से शुरू हुई है। तो जब मुख्यमंत्री गोरखपुर में मौजूद रहेंगे तो तमाम लोगों की जन समस्याओं को सुनकर उनका निराकरण करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण और अहम बात जो है वो महंत अवैधनाथ जी की प्रतिमा का अनावरण करना है। जी, आप हमारे साथ बने रहिए, लौट कर आएंगे आपके पास। तो आपको बता दें कि आज गोरखपुर का दौरा है, काफ़ी एक्टिव हैं, लोगों से भी वहाँ मुलाकात करेंगे। हालांकि जब भी वो गोरखपुर जाते हैं तो वहाँ लोगों से मुलाकात करते हैं, जन समस्याएं जो होती हैं वो जानते हैं, अधिकारियों को निर्देश देते हैं कि तुरंत निस्तारण कीजिए समस्याओं का। बढ़ते हैं आगे। सीएम योगी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का महाराजगंज का दौरा है। चौक बाजार में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ जनसभा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण भी करना है और वो आज यहाँ पर पहुंचेंगे गोरखपुर में। और आपको बता दें कि महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण भी उनको कर रहा है। इसके अलावा भी उनका कार्यक्रम है, यहाँ पर राजनाथ सिंह भी महाराजगंज का दौरा करेंगे। और नीलेश लगातार हमारे साथ बने हुए। नीलेश, महाराजगंज का भी दौरा है, यहाँ पर किस तरह तैयारियां हैं और क्या कुछ इस दौरान होने वाला है कार्यक्रम में? देखिए, बिल्कुल अगर महाराजगंज दौरे की बात करें तो महाराजगंज दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मौजूद रहेंगे। तो कई लिहाज से देखा जाए तो महाराजगंज में जो तैयारियां हैं वो पूरी तरीके से पूरी हो चुकी हैं। और उसके अलावा अगर हम महाराजगंज दौरे को देखें तो मुख्यमंत्री के साथ जब रक्षा मंत्री मौजूद रहेंगे तो कहीं ना कहीं महाराजगंज को कैसे और ज़्यादा डेवलप किया जाए, कैसे वहाँ पर रक्षा से जुड़ी हुई चीज़ों को विकसित किया जा सके, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह महाराजगंज के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ मौजूद रहेंगे
तो काफी महत्वपूर्ण दौरा हो जाता है, क्योंकि एक उत्तर प्रदेश का बड़ा नेता है, दूसरा केंद्र का रक्षा मंत्री है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि महाराजगंज दौरे पर जब रहेंगे तो कहीं ना कहीं महाराजगंज की रूपरेखा बदलने की तैयारी में उत्तर प्रदेश सरकार रहेगी। तो अब देखना होगा कि राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब वहां पर मौजूद रहेंगे तो क्या कुछ परियोजनाओं का शिलान्यास होता है, क्या कुछ नई रणनीति तैयार की जाती है ताकि महाराजगंज का विकास किया जा सके। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका नरेश इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में महंत दिग्विजयनाथ पार्क में लगी महंत दिग्विजयनाथ प्रतिमा का अनावरण किया है। साथ ही उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया है। कार्यक्रम के दौरान पार्क में बने स्थायी मंच का लोकार्पण किया है। इस दौरान सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति को बचाना बेहद जरूरी है। भारत दुनिया के आगे नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। उन्होंने कहा है कि संतों की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, सरकार हर क्षेत्र के लिए सहयोग कर रही है। तो महंत दिग्विजयनाथ की प्रतिमा का अनावरण किया यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने, और उन्होंने कहा है कि संतों की जो परंपरा है उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज मुझे प्रसन्नता है कि विगत 7 दिनों से इस साप्ताहिक श्रद्धांजलि समारोह का कार्यक्रम गोरखपीठ की ओर से यहां पर आयोजन समिति की ओर से विगत 52 वर्षों से निरंतर चल रहा है। और यह आज यहां पर न केवल यहां पर बल्कि महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद से जुड़ी हुई सभी संस्थाओं में यह आयोजन वहां पर आयोजित हो रहे हैं। अपने संस्थापकों के प्रति हमारा दायित्व भी यही है कि उनके मूल्यों और उनके आदर्शों को हम अंगीकार करें, उसको अपने जीवन में आत्मसात करें, उसके अनुरूप केवल विचार ही व्यक्त न करें बल्कि आचरण भी करें, और ये आचरण ही हमें वास्तविक रूप से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर पाएगा। मैं आज के इस अवसर पर ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की 52वीं पुण्यतिथि का आज का आयोजन है। मैं मंच पर उपस्थित अपने पूज्य संतों का, इस सभागार में उपस्थित सभी पूज्य संतों का, सभी सम्मानित अतिथियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। सहभागिता योजना के अंतर्गत अगर कोई किसान अपने घर में 4 गोवंश को रखेगा उन निराश्रित गौ आश्रय स्थल का, तो हर गाय का हर महीने 900 रुपए सरकार उसको उपलब्ध कराएगी। यानी 4 गाय का 3600 रुपए हर महीने उस किसान को केवल सरकार की तरफ से मिली गौ सेवा का पुण्य भी मिलेगा, और साथ साथ 3600 रुपए हर महीने उस परिवार को प्राप्त होंगे। दूध उसका होगा, सब कुछ उसका होगा। और तीसरा हम लोगों ने व्यवस्था चलाई है कुपोषित माताओं के लिए, कुपोषित बच्चों के लिए, कि निराश्रित गौ आश्रय स्थल से एक एक गाय उन परिवारों को देकर के हर गाय का पालन पोषण के लिए भी 900 रुपए हर महीने हम उस परिवार को देंगे। और यह व्यवस्था प्रदेश के अंदर जिन लोगों ने अपनाई है वहां पर यह व्यवस्था चल रही है। मुझे अफसोस है एक भी धार्मिक स्थान ने अब तक हम लोगों से एक भी गाय सरकार से नहीं ली, और वे इस प्रकार की व्यवस्था के साथ जोड़ने में रुचि नहीं ले पाते। लखनऊ में बीजेपी मुख्यालय में चुनाव को लेकर बैठक हुई। स्वतंत्र देव सिंह की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। सुनील बंसल, केशव प्रसाद मौर्य इस बैठक में मौजूद रहे। बैठक में सरकार के कार्यों को लेकर चर्चा की गई। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी इस बैठक में मौजूद रहे। तो स्वतंत्र देव सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई। आपको बता दें कि सह प्रभारी हैं अनुराग ठाकुर, केंद्र में प्रसारण मंत्रालय भी वो देखते हैं, और अब उत्तर प्रदेश में उन्हें सह प्रभारी बनाकर भेजा गया है। धर्मेंद्र प्रधान प्रभारी बनाए गए हैं उत्तर प्रदेश के, तो इन्हीं उत्तर प्रदेश की कमान इन्हीं के हाथों में है। ये रणनीतिकार साबित होंगे। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव है, ऐसे में बीजेपी मुख्यालय में अहम बैठक हुई है। स्वतंत्र देव सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई है और तमाम रणनीति बनाई गई कि किस तरह से आगामी विधानसभा चुनाव है उसमें वापसी की जाए। यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां तेज है। धर्मेंद्र प्रधान के लखनऊ दौरे का आखिरी दिन है। आज दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 3 दिवसीय लखनऊ दौरे पर हैं धर्मेंद्र प्रधान। आपको बता दें कि
उत्तर प्रदेश की कमान धर्मेंद्र प्रधान के हाथ में है। चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं और लगातार बैठकों का दौर जारी रहा। 3 दिनों तक काफी एक्शन मोड में रहे। तमाम तैयारियों की समीक्षा की गई, बातचीत की गई, रणनीति तैयार की गई, बैठकों का दौर चला और आज आखिरी दिन है और आज माना जा रहा है कि जब तमाम बैठकों का दौर खत्म हो जाएगा, रणनीति जो एक दूसरे को बता दी जाएगी मुख्यालय में और उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अवैध धर्मांतरण का सबसे बड़ा सिंडिकेट चलाने वाला कलीम रिमांड पर है। धर्मांतरण का आरोपी कलीम सिद्दीकी 10 दिन की एटीएस रिमांड पर है। आज सुबह 10 बजे से 4 अक्टूबर को सुबह 10 बजे तक रिमांड पर रखा गया है। यूपी एटीएस ने मौलाना कलीम सिद्दीकी को मेरठ से गिरफ्तार किया था। तो आपको बता दें कि बाहर से इसे फंड आ रहा था धर्मांतरण के लिए और ये एटीएस ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। तो यूपी एटीएस ने मौलाना कलीम सिद्दीकी को मेरठ से गिरफ्तार किया था और ये गिरफ्तारी के बाद एटीएस ने इसका भांडाफोड़ किया कि किस तरह से बाहर से पैसे आते रहे और ये सिंडिकेट चलाता था कलीम और उसे अब रिमांड पर लिया गया है। दरअसल धर्मांतरण का काम करता था और इसका खुलासा एटीएस ने किया। आज सुबह 10 बजे से 4 अक्टूबर को सुबह 10 बजे तक रिमांड पर रहेगा। यूपी एटीएस ने मौलाना कलीम सिद्दीकी को मेरठ से गिरफ्तार किया है। नीलेश चौहान हमारे साथ संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। नीलेश, बहुत बड़ा खुलासा तो एटीएस ने किया है और अब आगे क्या कुछ होगा? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि मौलाना कलीम को मेरठ के मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि एटीएस कितने दिन की रिमांड अर्जी डालेगी। एटीएस ने 10 दिन की रिमांड अर्जी कोर्ट में डाली थी, जिसको कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। एटीएस जो है मौलाना कलीम को रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी तो तमाम बड़े और अहम खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से शुरुआती पड़ताल में एटीएस को तमाम महत्वपूर्ण साक्ष्य हाथ लगे हैं, जिसमें से उसका जो बैंक अकाउंट है उसके ट्रस्ट का, उसमें एक साथ एक मुश्त जो है 1.5 करोड़ रुपए की जो धनराशि है वो बहरीन से ट्रांसफर की गई। उसके पहले भी 1.5 करोड़ रुपए टुकड़ों में बहरीन से उसके अकाउंट में आ चुका है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि विदेशी फंडिंग का मामला हो या अवैध धर्मांतरण का मामला हो, मौलाना कलीम के ऊपर आरोप है कि 4 से 5 लाख लोगों को उसने धर्मांतरण करवाया है हिंदुस्तान के अंदर। ऐसे में उसको लगातार विदेशों से फंडिंग हो रही थी। जिन जिन ट्रस्टों में वो अध्यक्ष है, उन ट्रस्टों की अगर बात की जाए तो 57 करोड़ रुपए के साक्ष्य अभी एटीएस के हाथ लगे हैं। पड़ताल की जा रही है कि आखिर वो 57 करोड़ रुपए खर्चा कहाँ किए गए हैं। जिस तरीके से शुरुआती पड़ताल में ये पता चला है कि मौलाना कलीम ने जब धर्मांतरण का ये धंधा शुरू किया तो सबसे पहले उसने अपनी सामग्री एकत्रित की, क्योंकि वो इस्लाम का बड़ा विद्वान माना जाता है। नदवा कॉलेज से उसने पढ़ाई की है। जब वो पीएचडी कंप्लीट करने के बाद उसने जब नीट का एग्जाम दिया था और नीट एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद उसने एमबीबीएस में एडमिशन लेना उचित नहीं समझा और उस समय लखनऊ के नदवा कॉलेज में एडमिशन लिया और लगातार मुस्लिम स्कॉलर की पढ़ाई करने लगा। तो उस दौरान इसने तमाम जो है मुस्लिम धर्म से जुड़ी हुई पढ़ाई की। उसके बाद मुस्लिम विद्वान बन गया और अपनी सामग्री एकत्रित की और उसको इंटरनेट पर डाला और धर्म के आड़ में ये जो धंधा शुरू किया उसने धर्मांतरण का, वो काफी उसके साथ जो अगर इससे पहले की बात करें तो उमर गौतम भी उसका काफी करीबी है। जो अभी तक साक्ष्य एटीएस को हाथ लगे हैं उसमें उमर गौतम के साथ इसके गहरे संबंध थे। और 57 करोड़ रुपए की जो विदेशी फंडिंग है, जिसमें खासतौर पर ऑस्ट्रेलिया के कुछ संगठन है जो लगातार इसको फंड कर रहे थे, उसके अलावा सऊदी अरब, इन तमाम जगहों से इसके तार जुड़े हुए हैं। तो 10 दिन जब रिमांड पर मौलाना कलीम रहेगा तो कहीं ना कहीं तमाम बड़े और अहम राज खुलेंगे कि मेरठ में उसका और कौन कौन सहयोगी था और उत्तर प्रदेश में कहां कहां पर उसने धर्मांतरण कराया और धर्म के नाम पर जहां पर उसने धर्मांतरण कराया है और पैसे का लालच देकर, खासतौर पर जिस तरीके से उमर गौतम की जब गिरफ्तारी हुई तो उसमें साफ तौर पर निकला था कि मूक बाधिर बच्चों को उन्होंने निशाना बनाया था और उनको धर्मांतरण कराया गया था। उसके अलावा जो कुल मिलाकर आगे और भी खुलासे होंगे और भी खुलासों में पता चलेगा कि आखिर कहां कहां तक तार जुड़े हुए हैं, कहां कहां से फंडिंग आई। हालांकि अभी शुरुआती दौर में ये पता चल चुका है कि विदेशों से पैसे आते थे और वो धर्मांतरण करता था, किस तरह से लोगों को निशाना बनाता था। बहुत बहुत धन्यवाद नीलेश इस तमाम जानकारी के लिए। यूपी में बीजेपी का संगठन प्लान। बीजेपी हर बूथ पर मनाएगी दीनदयाल जयंती। 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक करेंगे संपर्क संवाद कार्यक्रम। प्रदेश भर में किया जाएगा संपर्क संवाद। तो आपको बता दें, एक के बाद एक नई रणनीति के तहत बीजेपी आगे बढ़ रही है और अब संपर्क संवाद बीजेपी चलाने जा रही है। 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक संपर्क संवाद कार्यक्रम होगा। बूथ स्तर पर यह कार्यक्रम चलाया जाएगा तो लोगों से संपर्क साधा जाएगा। यूपी में बीजेपी के संगठन ने ये रणनीति बनाई है
और इसी के तहत संगठन काम करेगी। तो बीजेपी हर बूथ पर दीनदयाल जयंती मनाएगी और 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक संपर्क संवाद कार्यक्रम चलाया जाएगा। संपर्क संवाद का मतलब है कि जनता से जुड़कर उनसे बातचीत कर उनकी समस्याएं जानना और सरकार के द्वारा किए जा रहे काम को उन्हें बताना। तो इस तरह की रणनीति के साथ बीजेपी आगे बढ़ रही है। खबर प्रतापगढ़ से हिस्ट्री शीटर सुभाष यादव पर इनाम घोषित किया गया है। 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है इनाम। अपर मुख्य सचिव ने बढ़ाई है इनाम की राशि। कई मामलों में फरार चल रहा है सुभाष यादव और इसी को लेकर ये जो इनाम की राशि थी 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है इनाम की राशि। तो ये अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं और ये जो राशि है वो अपर मुख्य सचिव ने ही बढ़ाई है। दरअसल कई मामले दर्ज है हिस्ट्री शीटर सुभाष यादव पर और लगातार वांछित रहा है ये। अब तक पुलिस इसे नहीं पकड़ पाई है और इसी के तहत ये इनामी राशि बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। तो हिस्ट्री शीटर है, इसे लगातार पुलिस ढूंढ रही है, कोशिश की जा रही है कि ये पकड़ में आ जाए और कई मामले इसके ऊपर दर्ज हैं। इन्हीं मामलों के तहत सुभाष यादव को पुलिस पकड़ना चाह रही है। इनाम पहले से ही 2.5 लाख रुपए घोषित थे, लेकिन अब इस इनाम को बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। तो हिस्ट्री शीटर का पता बताने वाले को 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। अपर मुख्य सचिव ने इनाम की राशि बढ़ा दी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।